नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में जिन प्लेसेस की चर्चा करने वाले हैं उनका संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है और मूल रूप से आज हम दो प्लेसेस की चर्चा करेंगे। जो पहला होगा वो सेनेगल होगा और दूसरा जो होगा वो जंजीबार द्वीप समूह होगा, जिसको जंजीबार आर्चिपेलागो बोलते हैं। ये दोनों प्लेस आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर न्यूज़ क्या है जिसके कारण से ये प्लेसेस सुर्खियों में हैं। इसके अलावा इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन होंगे उन पर मानचित्र के माध्यम से आज हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर किस कारण से जो ये सेनेगल है, जो जंजीबार द्वीप समूह है, ये सुर्खियों में बना हुआ है। तो देखिए न्यूज़ है, रेड कोलंबस कंजर्विंग दिस ओल्ड वर्ल्ड प्राइमेट्स कुड हेल्प सेव अफ्रीकाज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सेज स्टडी। विश्व के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर एक अध्ययन किया है जिसमें एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो रेड कोलंबस है ये क्या है कि पुरानी दुनिया के या प्राचीन दुनिया के ऐसे प्राइमेट्स हैं जिनके संरक्षण से अफ्रीका महाद्वीप के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो उष्णकटिबंधीय जंगल हैं, उनको संरक्षित किया जा सकता है, उनका संरक्षण किया जा सकता है। और इसी न्यूज़ के संदर्भ में इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि ये जो रेड कोलंबस है ये क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम जाएंगे तो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में जो सेनेगल देश है वहाँ से लेकर अफ्रीका महाद्वीप के मध्य पूर्व तटीय क्षेत्र में, जहाँ पर तांजानिया के पूरब में जो जंजीबार द्वीप समूह है, इसके बीच में रेड कोलंबस की लगभग 17 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। और इसके बाद से क्या है कि ये जो दोनों प्लेस हैं, सेनेगल और जो जंजीबार द्वीप समूह है, ये सुर्खियों में बने हुए हैं। तो देख लेते हैं इनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर संक्षिप्त में हम देखें तो जो रेड कोलंबस है ये क्या है कि ये एक बंदरों की दुर्लभ प्रजाति है, ये संकटग्रस्त है। और इसमें भी अगर बात करें कि जो IUCN है, इसकी संकटग्रस्त जो प्रजातियों की जो रेड लिस्ट होती है, जो लाल सूची होती है, उस सूची में क्या है कि ये जो रेड कोलंबस है ये लुप्त प्राय या ये कहें तो दुर्लभ रूप से लुप्त प्राय जो श्रेणी है उसमें इनको शामिल किया गया है। मूल रूप से अगर बात करें तो जो लाल कोलंबस बंदर है विश्व स्तर पर 2 प्रमुख सिमियन समूहों में से ये एक है। इसमें भी अगर इनकी विशेषताओं की तुलना करें तो इसमें जो सेरकोपिथेसिन है इसकी तुलना में जो कोलोबाइन है ये क्या है कि ये मूल रूप से पेड़ पौधों या पत्तियों पर निर्भर है, यानी कि उन्हीं से अपना क्या करता है, जीवन यापन करता है। जबकि जो पहला है ये क्या है, ये सर्वाहारी है, ये क्या है, सभी कुछ खाता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो जो कोलोबाइन है ये अफ्रीका के कोलंबस या यहाँ पर जो बंदर हैं वो क्या है कि अलग अलग कलरों में देखे जाते हैं, अलग अलग रंग के द्वारा देखे जाते हैं, जिसमें अगर बात करेंगे तो काला, सफ़ेद, भूरा या जैतून कलर है। इसके अलावा इनकी जो प्रजातियां हैं ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में भी देखी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस पूरे क्षेत्र में अगर हम जाएंगे तो मूल रूप से अगर हम बात करें कि आखिर जो ये रेड कोलंबस है, जैसे बात किया गया कि अफ्रीका में जो सेनेगल देश है, ये देखिए अगर आप अफ्रीका महाद्वीप में आएंगे तो यहाँ पर इस क्षेत्र में कहें तो उत्तर पश्चिम में आएंगे तो यहीं पर ये सेनेगल देश देखने को मिलेगा। तो यहाँ से लेकर अगर इसके अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र, यहाँ तंजानिया है, यहीं पर क्या है कि आपको जंजीबार द्वीप देखने को मिलेगा। तो ये कहा जा रहा है कि अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र से लेकर मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्रों में क्या है कि रेड जो कोलंबस है इनका विस्तार देखने को मिलता है, इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। और लगातार क्या हो रहा है कि इनकी संख्या में कमी देखने को मिली है, जिसके पीछे अगर हम कारण की बात करें तो जो पहला कारण बताया गया है कि यहाँ पर जो बड़े स्तर पे व्यापार है, कमर्शियल जो एक्टिविटी है, यही नहीं इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जीवन निर्वहन के लिए जो विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं उनका प्रभाव इन क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। और इसी कारण से क्या है कि जो रेड कोलंबस है इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। और अगर बात करें तो इस क्षेत्र के लिए अगर बात करें कि ये पूरा जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, इस क्षेत्र के लिए इनको क्या है कि प्राइमरी इंडिकेटर्स के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो जैव विविधता है
जो जैव विविधता है वो लगातार घट रही है और उसी संदर्भ में इनको क्या है कि प्राथमिक संकेतक के रूप में देखा जा रहा है कि यदि इनके संरक्षण को महत्व दिया गया, इनको संरक्षित किया गया, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि अन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़े स्तर पे क्या है कि प्रयास किए जा रहे हैं। कई सारे इनिशिएटिव प्रारंभ किए गए हैं जिसमें IUCN और उससे जुड़े हुए जो भी संगठन है वो मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि जो इनकी वर्तमान में संख्या लगभग मात्र 2000 बची है उसको बढ़ाया जा सके और इसी के साथ इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जा सके। तो देखिए इसमें अगर बात करेंगे तो ये जो रेड कोलंबस है इसका जो विस्तार है, इसकी जो उपस्थिति है इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ये हमने देख लिया। इसमें क्या है कि अगर हम बात करें तो इधर आपको सेनेगल देखने को मिलेगा, इधर जंजीबार द्वीप देखने को मिलेगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम इधर आएंगे जहां पर हमें जंजीबार द्वीप देखने को मिलेगा तो देखिए यहां पर क्या है कि ये तंजानिया देश है। कौन सा देश है? तो ये तंजानिया है। और इसी के पूरब में आएंगे तो यहीं पर क्या है कि कुछ द्वीप देखने को मिलते हैं, उनसे मिलकर ही क्या है कि जंजीबार द्वीप समूह का निर्माण होता है। इसमें अगर देखेंगे तो बहुत छोटे बड़े द्वीप देखने को मिलते हैं, उनमें जो 4 द्वीप हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर उन द्वीपों की बात करें तो यहाँ पर जो 4 द्वीप देखने को मिलते हैं उनमें जो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या है कि ये पेम्बा द्वीप देखने को मिलेगा, जिसको क्या है कि द ग्रीन आइलैंड के नाम से भी यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं, या यहाँ पर जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से जाते हैं, तो उसको क्या है कि ये लोग इसको द ग्रीन आइलैंड के नाम से पुकारते हैं। अब ग्रीन आइलैंड कहने के पीछे कारण यही हो सकता है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हरा भरा है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसी कारण से क्या है कि इसको द ग्रीन आइलैंड बोला जाता है। और यही नहीं, यहाँ पर ये 4 द्वीप हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन 4 बड़े द्वीपों से मिलकर ये जंजीबार द्वीप समूह बनता है। अगर इन 4 द्वीपों में देखें तो जो पेम्बा आइलैंड है ये क्या है कि दूसरे स्थान पे है, यानी कि इन 4 द्वीपों में से ये सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो मूल रूप से क्या है कि फिशिंग पर, मत्स्यन पर, संक्षिप्त क्षेत्र में देखें, कम क्षेत्र में तो कृषि की जाती है। और इसके अलावा क्या है कि जो मेन यहाँ का अर्थव्यवस्था है वो किस पर डिपेंड है, तो वो टूरिज्म यानी कि पर्यटन पर निर्भर है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर कई प्रकार के ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। इनमें जो सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण है तो यहाँ 2 ट्राइब्स देखने को मिलेंगी, पहली अरब और दूसरी जो यहाँ ट्राइब्स देखने को मिलेगी वो है स्वाहिली। दूसरी क्या है? वो है स्वाहिली। तो ये क्या है कि ये पहला जो आइलैंड हमने देखा वो पेम्बा है। इसके साउथ में आएंगे तो यहीं पर क्या है कि एक दूसरा आइलैंड देखने को मिलेगा जिसको हम जंजीबार बोलते हैं। तो अगर आकार के दृष्टिकोण से देखें, यहाँ पर निवास करने वाले लोगों की संख्या के दृष्टिकोण से देखें, विकास की प्रक्रिया के दृष्टिकोण से देखें, तो ये क्या है कि ये जो दूसरा आइलैंड है जंजीबार, ये सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक वास करती है। और दूसरी बात करें तो ये विकसित है। इन 4 द्वीपों में क्या है कि ये सबसे डेवलप्ड आइलैंड है। इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको उंगुजा बोला जाता है। जो स्थानीय निवासी है इसको उंगुजा बोलते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट भी है। और अगर यहाँ के इकोनॉमी की बात करें कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो यहाँ भी क्या है कि जो मूल अर्थव्यवस्था है जिस पर लोग डिपेंड है वो क्या है? टूरिज्म है। दूसरी फिशिंग है, यानी कि यहाँ पर बड़े स्तर पे मछलियों को पकड़ने की जो गतिविधि है वो देखने को मिलती है, उसी पर लोग निर्भर हैं। इसके अलावा अगर देखें तो सीमित स्तर पे यहाँ पर कृषि की जाती है। तीसरा जो आइलैंड देखने को मिलेगा वो क्या है कि तंजानिया देश का जो दार एस सलाम है, इसके पूरब में, और जो जंजीबार द्वीप है इसके दक्षिण पूरब में आएंगे तो यहीं पर एक छोटा सा द्वीप देखने को मिलेगा जिसको लैथम आइलैंड बोलते हैं। ये क्या है कि इन सभी 4 द्वीपों में सबसे छोटा आइलैंड है। दूसरी अगर बात करें तो ये क्या है कि ये एक तरह का मूंगा द्वीप है। और ये जो द्वीप है ये पूरी तरह से क्या है? निर्जन है। यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। यानी इन 4 द्वीपों में 3 जो द्वीप है, पहला
पेम्बा, जंजीबार और माफिया। ये जो 3 आइलैंड है यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन जो लैथम आइलैंड है ये पूरी तरह से निर्जन है। और अगर बात करें कि आखिर इसका महत्व क्या है, तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, यहाँ पर प्रजनन करने के लिए आते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो ये क्या है कि कई सारे पक्षियों के प्रजनन स्थल के रूप में क्या है, विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये 3 आइलैंड देख लिया हमने। अगला जो आइलैंड है वो है माफिया आइलैंड। इसमें क्या है कि जो तीसरे नंबर पे सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो आइलैंड है वो है माफिया, यानी कि ये चौथे नंबर का है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर भी क्या है कि इसको जो स्थानीय जो लोग होते हैं वो अलग नाम से इसको पुकारते हैं। इसको बोलते हैं चोले शाम्बा। इस नाम से यहाँ के स्थानीय या जो यहाँ पर तंजानिया के लोग जाते हैं, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग यहाँ घूमने जाते हैं, वो इसको इस नाम से जानते हैं। इन सभी द्वीपों की जो अर्थव्यवस्था है वो मूल रूप से फिशिंग पर डिपेंड है या फिर टूरिज्म पर डिपेंड है। हाँ, इसमें क्या है कि जो माफिया आइलैंड है यहाँ भी एग्रीकल्चर बड़े स्तर पे किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि जो जंजीबार द्वीप समूह है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आइलैंड है, यहीं पर 1-2 और लोकेशन है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर दार एस सलाम है। ये क्या है कि तंजानिया का एक तटीय शहर है और इसकी प्राचीन राजधानी है। अगर इसकी विशेषता की हम बात करें तो ये क्या है कि यहाँ पर तंजानिया का ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यही नहीं, अफ्रीका या पूर्वी अफ्रीका तटीय क्षेत्रों में जाए तो यहाँ का क्या है कि ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो इस दृष्टिकोण से भी क्या है कि ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो जितने भी आइलैंड हैं, इनमें क्या है कि जो पेम्बा आइलैंड है, जंजीबार आइलैंड है, यहाँ पर क्या है कि मसालों का जो उत्पादन है वो बड़े स्तर पे किया जाता है। और इसमें भी क्या है कि जो लौंग है, जो क्लोव होता है, उसका उत्पादन बड़े स्तर पे किया जाता है। इसी कारण से ये जो जंजीबार द्वीप हैं, जिसमें पेम्बा और जंजीबार है, इनको क्या है कि स्पाइस आइलैंड या फिर क्लोव आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यानी इनको क्या बोला जाता है कि लौंग द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो दार एस सलाम है, यहाँ से विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े स्तर पे अगर देखें तो यहाँ से लौंग का निर्यात किया जाता है। तो यहाँ के ये कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन थे। कुछ अन्य बातों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें कि यहीं पर हमें सेनेगल देखने को मिला, तो देखिए जो सेनेगल है ये क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आएंगे तो कई सारे देश हमें देखने को मिलते हैं। इसकी अगर बात करें तो अगर सेनेगल में हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जो क्षेत्र है ये क्या है कि एक प्रायद्वीप है जिसका नाम क्या है, केप वर्ड प्रायद्वीप। ये क्या है कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका सबसे ये पश्चिमी हिस्सा है या पश्चिमी बिंदु है। तो ये सबसे पश्चिम का बिंदु है। और यहीं पर क्या है कि जो सेनेगल है, जो सेनेगल देश है, उसकी राजधानी हमें डकार देखने को मिलती है। तो इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 प्रमुख नदियां हमें देखने को मिलती है। पहली जो देखने को मिलेगी तो यहाँ पर कौन सी रिवर हमें देखने को मिलेगी, तो देखिए यहाँ पर हमें सेनेगल रिवर देखने को मिलेगी। ये क्या है कि ये जो नदी है ये मूल रूप से सेनेगल, मॉरिटानिया और माली के बीच में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर एक और नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम है गैम्बिया। तो ये भी क्या है कि ये लगभग सेनेगल के मध्य से होकर गुजरती है। इसमें अगर बात करें तो ये जो सेनेगल देश है इसकी जो सीमाएं हैं ये अलग अलग देशों से लगती है। जैसे अगर बात करें कि किन देशों से लगती है तो यहाँ पर क्या है कि आपको माली देखने को मिलेगा, दूसरा जो देश है वो मॉरिटानिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आ पाएंगे तो यहीं पर क्या है कि गैम्बिया देखने को मिलेगा, गिनी बिसाऊ देखने को मिलेगा। और जो गिनी है इनकी सीमाएं क्या है कि इससे लगती है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें अगर बात करें कि जो गैम्बिया है ये क्या है कि इसको सेनेगल चारों तरफ से घेरे हुए, कह सकते हैं कि इसको स्थलाबद्ध किए हुए। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो सेनेगल है यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक क्षेत्र देखने को मिलेगा जिसको साहेल प्रदेश बोलते हैं। इसकी जो अवस्थिति है, ऊपर आएंगे तो जो यहाँ एटलस या कहें तो यहाँ पर जो मरुस्थली क्षेत्र है
उसके और नीचे का जो कह सकते उत्पादक क्षेत्र है, उसके बीच में ये क्या है कि ये एक ट्रांजिशन वाला संक्रमण क्षेत्र है, जहां पर क्या है कि दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं देखने को मिलती है। तो इस दृष्टिकोण से भी क्या है कि ये महत्वपूर्ण है। इसमें हमने देख ही लिया कि इधर क्या है कि हमें दो नदी देखने को मिलती है, एक सेनेगल नदी और इधर से क्या है कि गैम्बिया नदी। और इसमें अगर हम बात करें कि अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो बोनेज रिज एक देखने को मिलता है, बोनेज रिज। ये क्या है कि ये सेनेगल का सबसे ऊंचा बिंदु है, यानी सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये हमने देख लिया सेनेगल के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर तंजानिया में आएंगे, क्योंकि जो जंजीबार द्वीप है ये क्या है कि ये सभी तंजानिया के ही द्वीप हैं, तो थोड़ा सा तंजानिया के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो अगर बात करें कि जो तंजानिया है ये मूल रूप से क्या है कि मध्य अफ्रीका के पूर्वी तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। और किन देशों की सीमाएं इससे लगती हैं, तो लगभग क्या है कि 8 देशों की जो सीमाएं हैं वो तंजानिया से लगती हैं, जिनमें अगर बात करें तो केनिया है, युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है जिसको जारे भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जाम्बिया की सीमा भी तंजानिया से लगती है, फिर मलावी की सीमा लगती है और फिर मोजाम्बिक की सीमा इस देश से लगती है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे क्या है कि जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे अगर बात करें जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों जो रेखाएं हैं वो क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें भी क्या है कि अगर आपको समझना हो तो इधर आएंगे तो जो तंजानिया है, यहाँ पर जो अफ्रीका के अलग अलग जो देश हैं, यहाँ पर इसको फ्रंट लाइन जो स्टेट्स हैं उसका पार्ट माना जाता है। अगर बात करें कि फ्रंट लाइन स्टेट किनको बोलते हैं, सीमावर्ती जो अफ्रीका के राज्य हैं, उसमें क्या है कि तंजानिया है, बोत्सवाना है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, इसके अलावा मोजाम्बिक और अंगोला, ये जो देश है इनसे मिलकर जो एक क्षेत्र बनता है उसको फ्रंट लाइन स्टेट बोला जाता है। तो ये क्या है कि तंजानिया इसी का एक पार्ट है। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ पर आएंगे तो तंजानिया में एक दो और लोकेशन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अगर बात करेंगे तो यहीं पर कुछ झीलें देखने को मिलेंगी। इन झीलों का जो विस्तार है, जो स्थिति है, वो तंजानिया में भी है, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर झीलों की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 झीलें हैं। पहली जो है वो विक्टोरिया झील है, दूसरी जो झील है वो तंजनाइका झील है, और तीसरी जो है जिसको मलावी या फिर क्या है न्यासा झील या फिर कैलेंडर झील बोला जाता है। तो देखिए इसको क्या है कि कैलेंडर लेक या फिर न्यासा लेक या फिर इसको मलावी लेक, 3 नामों से जाना जाता है। एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो ये जो पहली झील है ये क्या है विक्टोरिया झील है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस झील से क्या है कि विषुवत रेखा गुजरती है। इसके अलावा ये जो झील है ये अफ्रीका के भ्रंश घाटी में अवस्थित नहीं झील है, तो इस कारण से भी महत्वपूर्ण है। और यहीं से आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण नदी व्हाइट नील यानी कि श्वेत जो नील है वो निकलती है, तो उस दृष्टिकोण से भी क्या है ये महत्वपूर्ण है। और अगर इसके साइज की बात करें, आकार की बात करें, तो ये क्या है कि अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट लेक है। और अगर विश्व में बात करें तो विश्व में नॉर्थ अमेरिका की जो सुपीरियर झील है उसके बाद ये क्या है कि विश्व में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि इस झील का अपना महत्व है। अगली जो झील है वो है तंजनाइका झील। ये क्या है कि ये भी अफ्रीका में अवस्थित, ये दूसरी सबसे बड़ी, सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये जो झील है ये मूल रूप से अगर देखें तो भ्रंश घाटी झील का भी एक तरह का एग्जाम्पल है। दूसरी अगर बात करें तो ये जो तंजनाइका झील है ये क्या है कि इसकी गहराई काफ़ी अधिक है। और विश्व में देखें तो जो बैकाल झील है, जो बैकाल लेक है, उसके बाद ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। तो इस दृष्टिकोण से इसके महत्व है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो तीसरी झील आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी झील है, तो वो है लेक मालावी, जिसको क्या है कि लेक न्यासा या कैलेंडर झील बोलते हैं।
ये जो झील है ये मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के द्वारा बनी है? तो ये क्या है कि टेक्टोनिक मूवमेंट या विवर्तनिकी भू संचलन के द्वारा निर्मित एक प्रमुख झील है। ये भी झील क्या है कि भ्रंश घाटी झील का उदाहरण है। इसमें एक प्रश्न और पूछता है, अगर उसको आप देखेंगे कि ये जो झीलें हैं इनका विस्तार किन किन देशों में है, यानी ये किन किन देशों में फैली हुई हैं, यानी उनकी सीमाएं इस झील से लगती हैं। तो अगर हम विक्टोरिया झील की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि इस झील का जो विस्तार है वो अफ्रीका के 3 देशों में देखने को मिलता है। पहला जो देश है वो युगांडा है, दूसरा क्या है वो केन्या है, और तीसरा कौन सा देश है वो तंजानिया है। तो इन 3 देशों में विक्टोरिया झील का विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो दूसरी झील है वो क्या है, तंजनाइका। तो देखिए ये जो झील है ये कई देशों में फैली हुई है। अगर हम बात करें कि जो मुख्य देश हैं उनमें क्या है कि तंजानिया सबसे पहले है। तंजानिया के अलावा अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर कांगो गणराज्य है, यहाँ भी इस देश में भी इस झील का विस्तार है। इसके अलावा अगर जाएंगे तो यहाँ पर जाम्बिया और बुरुंडी, तो ये 4 देश हैं जिसमें क्या है कि कांगो, तंजानिया, बुरुंडी, तो ये 3 देश हो गए, और चौथा क्या है कि जाम्बिया। तो ये 4 देशों में क्या है कि तंजनाइका झील का विस्तार है। इसके अलावा अगर बात करेंगे कि जो मलावी या न्यासा झील है इसका विस्तार किन देशों में देखने को मिलेगा, तो जो मलावी है इसका भी विस्तार क्या है तंजानिया में है। इसके अलावा क्या है कि मलावी में है, देखिए ये मलावी है, और इसके अलावा क्या है कि इस झील का विस्तार आपको मोजाम्बिक में भी देखने को मिलेगा। तो 3 देशों में क्या है कि ये जो मलावी झील है इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण लोकेशन है, उसकी अगर बात करेंगे तो तंजानिया में ही क्या है कि माउंट किलिमंजारो हमें देखने को मिलेगा, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, या कहें तो सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। और तंजानिया में ये अवस्थित एक क्या है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण। क्योंकि ये पर्वतीय जो क्षेत्र है ये क्या है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में अवस्थित है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ का तापमान अधिक है। लेकिन एक खास बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि इस पर्वतीय क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो जो किलिमंजारो पर्वतीय क्षेत्र है या जो पर्वत का जो शिखर है, इसका जो शिखर है उसमें क्या है कि बर्फ जमे हुए हमें देखने को मिलते हैं, और ये क्या है कि ये परतदार शंकु का भी उदाहरण है। इसके अलावा अगर इस पर्वतीय क्षेत्र में हम जाते हैं तो कई प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है, जिसमें अगर हम बात करें तो विषुवत रेखी वनस्पति देखने को मिलती है, शंकुधारी वनस्पति देखने को मिलती है, टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है। तो इस कारण से भी क्या है कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया। आज की चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर जंजीबार द्वीप समूह अवस्थित है, जिसे मसाला द्वीपों के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, जंजीबार लाल कोलोबस बंदर और अन्य बंदर प्रजातियों, जिसमें बुशबेबीज है, डुइकर्स है, पक्षियों की 60 से अधिक प्रजातियां हैं, उनकी आबादी का क्या है, ये घर है। तीसरा स्टेटमेंट है, सेनेगल की सीमा उत्तर में मोरितानिया, पूर्व में माली, दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में गिनी और दक्षिण पश्चिम में गिनी बिसाऊ से लगती है। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं। पहला है केवल 1, बी है केवल 2, सी है तीनों और डी है कोई नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रेड कोलोबस जो प्रजाति के बंदर हैं, जो एक दुर्लभ प्रजाति है, जिसके कारण से क्या है कि ये सेनेगल और जंजीबार द्वीप समूह सुर्खियों में बने हुए हैं। तो इनकी चर्चा हमने की और इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन थे उनके बारे में भी हमने बात किया। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।